फ्रेंड, दिस साइड रश्मि। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल स्टडी सिविल सर्विस विद रश्मि। और टुडे वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ अगस्त मंथ। मैंने जून और जुलाई का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हो। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो और एग्ज़ाम भी एक्सटेंड हो रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम तो होंगे ही, तो आपको करंट अफेयर भी रिवीजन करते रहना है और साथ में न्यूज़पेपर डेली एनालिसिस या डेली न्यूज़पेपर आपको कवर करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये है मेरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन। आप जा सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके अलावा मैं यहाँ पे कंटेंट डिस्कस करूँगी जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के बारे में, जन औषधि सुगम ऐप के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इम्प्रिंट स्कीम जो उस टाइम न्यूज़ में था, ई सिगरेट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स बैन कर दिया गया है इंडिया में कम्प्लीटली, क्यों किया गया है वो भी देखेंगे। फिर बेसिक ग्रुप के बारे में जानेंगे जो कि एक इंटरनेशनल ग्रुप है, ये किससे रिलेटेड है और इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं। फिर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में जानेंगे। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर काफ़ी न्यूज़ में था उस टाइम, क्योंकि कंडक्ट करने वाले थे और सितंबर 2020 तक कंप्लीट करना था, किंतु कोविड-19 आ चुका है तो इसलिए इसको थोड़ा सस्पेंड पोस्टपोन कर दिया गया है। पॉक्सो एक्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे। काफ़ी चेंजेस किया गया जब जम्मू एंड कश्मीर में जो केस हुआ था, कटवा केस, उसके बाद उसको काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया गया। उसके अलावा अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के बारे में जानेंगे। उसमें न्यू और ओल्ड में क्या क्या डिफरेंसेस है वो जानेंगे। इस लॉ में क्या क्या बदलाव किया गया है। फिर नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी और ग्रीन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट के बारे में जानेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम का और ट्रेंडिंग पैटर्न में इन्वायरमेंट को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। ठीक है, रेजिन जीआई टैग के बारे में जानेंगे। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में जानेंगे और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है वो भी जानेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे वन लाइनर हैं, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, which committee recommended the selection of 15 public and 10 private institutions for giving the status of Institute of Eminence। तो सबसे पहले तो जानते हैं what is Institute of Eminence। Institute of Eminence is a process of selecting few institutions and providing all the facilities so that that institution come under the global ranking। ठीक है, तो सिंपल इनको ग्लोबल रैंकिंग में लाना है, इसलिए इंस्टीट्यूट को कुछ प्रोविजंस दिए जा रहे हैं। और इसका सिलेक्शन कौन कर रहे हैं, तो एक कमेटी बनाई गई थी जिनका नाम है एन गोपाल स्वामी कमेटी, जिन्होंने रिकमेंडेड किया कि 15 पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन और 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट किया जाएगा। उनको प्रॉपर फैसिलिटीज दी जाएगी। उनका पर्पस क्या है कि उनको एकेडमिक एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी जाएगी। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये आएगी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस विच ऑर्गेनाइजेशन कुड बी सिलेक्टेड अंडर इट। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट होंगे, तो पहले तो ये हायर इंस्टीट्यूशन ही सिलेक्ट होंगे। हायर एजुकेशन पर्पज के लिए जो इंस्टीट्यूट बने हुए हैं वही सिलेक्ट किए जाएंगे और इसमें प्लेस्ड होंगे टॉप 500 ऑफ ग्लोबल रैंकिंग इंस्टीट्यूट या फिर टॉप 50 ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। इंडिया में क्या होता है, NIRF के अंतर्गत कुछ इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया जाता है जिसको टॉप 50 कहते हैं। उस इंस्टीट्यूट में अगर कोई आता है या फिर 500 ग्लोबल रैंकिंग में आता है तो उनको प्लेस किया जाता है इसके अंतर्गत। क्या इज ग्रीन वेंचर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कम अंडर इट? यस, ग्रीन वेंचर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑल्सो कम अंडर इट। ग्रीन वेंचर का यहाँ पे मतलब है न्यूली इंस्टीट्यूट से, तो न्यूली इंस्टीट्यूशंस को भी इंक्लूड किया जा रहा है इस लिस्ट में। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में आने के कारण या आने से क्या क्या फायदे हैं, व्हाट आर द बेनिफिट दे गेट। तो सबसे पहले तो दे कुड एबल टू एडमिट फॉरेन स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट को भी एडमिट किया जा सकता है। रिक्रूट फैकल्टी फ्रॉम एब्रोड, एब्रोड से भी फैकल्टी रिक्रूट की जा सकती है। फॉलो फ्लेक्सिबल कोर्स एंड फी स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर सकते हैं ये इंस्टीट्यूट, तो काफ़ी बेनिफिशियल है इन इंस्टीट्यूट के लिए। आगे बढ़ते हैं। जन औषधि सुगम, जन औषधि सुगम क्या है, एक ऐप है। इसका मेन पर्पस यही है कि जो कॉमन पीपल है उनको जेनरिक मेडिसिन स्टोर्स जो है वो इजिली वो अपने ऐप पे लोकेट कर पाए। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो पिक्चर, यहाँ पे ऐप है जिसका वो यूज़ करके मैप कर सकते हैं कि उनका स्टोर कहाँ पे है, जेनरिक मेडिसिन स्टोर। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है जिसका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो मिनिस्ट्री है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री।
और इस एप्लीकेशन से क्या होगा कि जो भी लोग हैं वो आसानी से जेनरिक मेडिसिन स्टोर जा सकते हैं। और ये ऐप थोड़ा सा अलग है क्योंकि इस ऐप से आप अपने जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन दोनों के जो दवाई के दाम में डिफरेंस है, मेडिसिन प्राइस में डिफरेंस है, वो भी ये ऐप आपको बताएगा और आपको ये भी बताएगा कि आप कितने पैसे सेव किए। इम्प्रिंट स्कीम काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि उस टाइम IIT दिल्ली में एक्सपो लगा था, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। इम्प्रिंट स्कीम का फुल फॉर्म है इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये लॉन्च हुआ था 2015 में टू प्रोवाइड टेक्निकल सॉल्यूशन टू द रियल प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ केयर, सस्टेनेबल हैबिटेट, नैनो टेक्नोलॉजी बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स। तो इसका मेन पर्पस यही है कि जो भी आप टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको ये एबिलिटी, उनको ये रिसर्च और इनोवेशन से चांस दिया जाए कि वो कॉमन लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। तो इसके लिए ये स्कीम आया था, इसका नाम है इम्प्रिंट स्कीम। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये आता है HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ई सिगरेट्स काफ़ी न्यूज़ में है, उस टाइम भी था और अभी भी है क्योंकि इसको बैन कर दिया गया इंडिया में कम्प्लीटली। ई सिगरेट को बैन कौन किया है? तो वो है ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। व्हाट इज ICMR? ICMR जो है एक एपेक्स बॉडी है, एक गवर्नमेंट की बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। और ये जो बॉडी है ICMR, ये मेडिकल रिसर्च करता है ताकि सोसाइटी को बेनिफिट कर सके। तो उसने कम्प्लीटली बैन कर दिया है किसको? ई सिगरेट को, और कह सकते हैं इंड्स को। ई सिगरेट का दूसरा नाम है इंड्स। इंड्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये ई सिगरेट जनरल और नॉर्मल सिगरेट से कैसे डिफरेंट है। ये पिक्चर आपको डिफाइन बता रहा होगा। ई सिगरेट एक्चुअली एक बैटरी पावर्ड वेपोराइजर है दैट मे बी टोबैको स्मोकिंग। और ये जो टोबैको निकाल रहा है ना, ये टोबैको है निकोटीन। ठीक है, तो ई सिगरेट भी सिगरेट की तरह है लेकिन ये एक बैटरी वेपोराइजर है और ये जो सब्सटेंस निकालता है उसका नाम है निकोटीन। अब देखते हैं कि ICMR ने इसे बैन क्यों कर दिया। तो ई सिगरेट इज कम्प्लीटली बैन फ्रॉम इंडिया। द फर्स्ट रीजन इज हाईली एडिक्टिव। ठीक है, तो ई सिगरेट भी हाईली एडिक्टिव है और ये मासेस को बैडली इम्पैक्ट करता है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो भी यूथ ई सिगरेट यूज़ करते हैं, रिसर्च से पता चला कि बाद में वो एडिक्टेड हो जाते हैं रेगुलर सिगरेट से, तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए ई सिगरेट को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया इंडिया से। इवन WHO भी इसके अगेंस्ट है। WHO भी कहना है कि ई सिगरेट जो है वो प्रेग्नेंट वीमेन, एडोलेसेंट चिल्ड्रेन, इन सबके लिए बहुत बैड है, इसलिए ई सिगरेट को बैन करना चाहिए। इंडिया ने बात मानी और इंडिया ने इसे कम्प्लीटली बैन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। नेशनल बेसिक ग्रुप। बेसिक ग्रुप एक ग्रुप है जिसका अभी हाल में ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 28th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है बेसिक ग्रुप की। कहाँ पे? स्यू पोलो, ब्राज़ील में। बेसिक ग्रुप क्या है? बेसिक ग्रुप इज अ ग्रुप फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट साइंड बाय 4 कंट्रीज। जैसा कि नाम कहता है बेसिक, BA यानी ब्राज़ील, S फॉर साउथ अफ्रीका, I फॉर इंडिया एंड C फॉर चाइना। ये 4 कंट्रीज का ग्रुप है जिनका पर्पस है कि फाइट करना है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, यानी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करना है और क्लाइमेट चेंज को के जो बैड इम्पैक्ट है उससे बचना है। इसके लिए एक रेट फिक्स किया गया कि कितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन निकालना है। ठीक है, उसके अलावा ये जो ग्रुप है वो फॉलो करता है एग्रीमेंट जो भी मेंशन है UNFCCC में। अब UNFCCC क्या है? यूनाइटेड नेशन फेडरेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉन्वेंशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन एक इंटरनेशनल UN बॉडी है जो कि वर्क करता है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर काफ़ी न्यूज़ में था, इसके फीचर्स को जानेंगे। ठीक है, तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक्चुअली इंक्लूड करता है बायोमेट्रिक एज वेल एज डेमोग्राफिक डेटा, और इसलिए ये न्यूज़ में था क्योंकि थोड़ा सा ये डिफरेंट है पहले NPR से, क्योंकि इस बार जो NPR है उसमें बायोमेट्रिक डेटा को भी इंक्लूड किया जा रहा है। अगर आपके पास आधार है, इफ़ यूर आधार होल्डर, देन देर इज़ नो नीड टू प्रोवाइड बायोमेट्रिक डेटा। ठीक है, आपको सिर्फ आधार इन्फॉर्मेशन देना है और उससे वो बायोमेट्रिक डेटा निकाल सकते हैं। उसके अलावा इसमें 15 डेमोग्राफिक पैरामीटर्स को इंक्लूड किया गया है। डेमोग्राफिक पैरामीटर यहाँ पे है आपके बारे में इंफॉर्मेशन, दैट आर यू मैरिड और अनमैरिड,
then how many children you have, all complete information will be carry on these NPR. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखने की है कि NPR जो है वो लोकल, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल लेवल पे होता है और ये किस प्रोविजन के अंतर्गत किया गया है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत इसको किया गया है। ये काफ़ी न्यूज़ में था उस टाइम क्योंकि सितंबर 2020 तक इसको कंप्लीट करना था, लेकिन ये कोविड-19 के कारण हो नहीं पाया। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्स एक्चुअली मैंडेटरी है और इसके अंतर्गत एवरी यूजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन द NPR। तो ये इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन द NPR। द NPR डेटाबेस वुड कंटेन डेमोग्राफिक एज वेल एज बायोमेट्रिक डिटेल। इसके अंतर्गत एक और प्रोविजंस है, NPR जब होता है उसके बाद आपको एक RIC दी जाएगी, दैट इज रेसिडेंट आइडेंटिटी कार्ड, जो कि एक स्मार्ट कार्ड है। स्मार्ट कार्ड में डेमोग्राफिक एज वेल एज बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन दी जाएगी और एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दी जाएगी जो कि प्रिंटेड होगा इस कार्ड पे। आगे बढ़ते हैं, पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट काफ़ी न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि कुछ चेंजेस किए गए थे। पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म है पार्लियामेंट हैज़ पास द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। तो सबसे पहले पॉक्सो एक्ट आया था 2012 में निर्भया केस के बाद और ये काफ़ी न्यूज़ में था और इसमें काफ़ी कुछ चेंज किया गया है क्योंकि कठवा केस जो अभी हाल में हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद इस पर कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, वो देखते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ अ चाइल्ड बिलो 16 ईयर्स, उनको उनके जो पनिशमेंट है, जो भी सेक्सुअल असॉल्ट में इन्वॉल्व होते हैं उसका पनिशमेंट बढ़ा दिया गया है। 7 साल से बढ़ा के उनको 10 साल की सज़ा मिलेगी। इन केस ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट तो फिर इम्प्रिजमेंट बढ़ा दी जाएगी, 20 ईयर्स से लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जाएगी। असॉल्ट लेड टू डेथ, देन मिनिमम पनिशमेंट इंक्रीज टू 10 to 20 ईयर्स और मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनाल्टी भी दी जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा इसका अप्रिशिएशन दिया गया क्योंकि डेथ पेनाल्टी ही लोग चाहते थे जब पेनरेटिव पनिशमेंट मिलना चाहिए पेनरेटिव केस में, ठीक है, तो उसके लिए डेथ पेनाल्टी इसके अंतर्गत मिल गया। आगे बढ़ते हैं, स्टोरेज ऑफ मटेरियल रिलेटेड टू पोर्नोग्राफी लेड टू पनिशमेंट ऑफ 3 to 5 ईयर्स, तो बढ़ा दिया गया है, 3 से 5 साल कर दिया गया है। उसके आगे हम बढ़ेंगे, यूपा एक्ट। यूपा एक्ट क्या होता है? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ये एक्ट आया था इन पर्पज टू प्रिवेंट फ्रॉम टेररिज्म, टेररिज्म को हटाने के लिए, टेररिज्म को हटाने के लिए इसका पर्पस है। इसके लिए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट लाया गया। इसमें काफ़ी चेंजेस है प्रीवियस लॉ और न्यू लॉ में, देखते हैं। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट में डिजिग्नेट एन ऑर्गेनाइजेशन एज टेररिस्ट, और यहाँ पे देखते हैं गवर्नमेंट में डेजिग्नेट एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल एज टेररिस्ट। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर था कि वो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करता था, लेकिन अब क्या है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को भी ये पावर दिया गया है कि वो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह सकता है। दूसरा बहुत बड़ा डिफरेंस ये हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस ऑर्गेनाइजेशन को कहती थी, अब सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को नहीं कहा जा सकता, अब किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल को भी कहा जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, सपोज एक टेररिस्ट है जो कि एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहा है, तो सिर्फ अगर सिर्फ लश्कर तैयबा को एज ए टेररिस्ट ग्रुप डिफाइन कर देते हैं और उसको पनिशमेंट देते हैं, तो हो सकता है कि वो इंसान उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर ले, तो फिर तो प्रॉब्लम ही रह जाएगी। तो ऐसे में इसी के लिए इसमें क्या किया गया है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ही नहीं, सिर्फ टेररिस्ट इंडिविजुअल को भी इंक्लूड किया गया है और दोनों ही इन्वॉल्व है, किसी पार्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट है टेररिज्म में, तो दोनों को ही पनिशमेंट दिया जा सकता है। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी को सील नहीं की जाएगी, इवन उस इंडिविजुअल की भी प्रॉपर्टी को सील की जा सकती है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। पहला क्या देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर करती थी पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट, अब क्या है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। दूसरा मेजर हमने देखा कि पहले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर किया जाता था टेररिस्ट, अब ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों को ही टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। तीसरा क्या है, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी। पहले कोई ऐसा नहीं था कि प्रॉपर्टी सीज किया जा सकता है, लेकिन अब के लॉ के अनुसार क्या है, प्रॉपर्टी भी सीज किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा 3 डिफरेंस, अपा एक्ट में 3 डिफरेंस आते हैं। चौथा डिफरेंस क्या है अपा एक्ट का, देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस इज कंडक्टेड बाय डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। तो पहले क्या था कि जो भी केस के इन्वेस्टिगेशन जो है
वो सिर्फ डिप्टी सुपरिटेंडेंट कर सकते थे, यानी हाई लेवल ऑफिसर, या फिर असिस्टेंट कमिश्नर कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कौन कर सकता है, अब इवन इंस्पेक्टर लेवल जो है वो भी कर सकते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा पर्सन टेररिज्म में इन्वॉल्व है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल रिसोर्स इफिशिएंसी पॉलिसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। नेशनल रिसोर्स इफिशिएंसी पॉलिसी हैज़ बीन ड्राफ्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड रिसर्च। इसका की फीचर्स क्या है? इट सिक्स टू सेट अप नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी अथॉरिटी। तो सबसे पहले जानते हैं ये है क्या। नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ये एक पॉलिसी बनाई गई है, ड्राफ्ट की गई है, ताकि नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे देश के, जो पार्टिकुलरली लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसका इफिशिएंटली इस्तेमाल किया जाए। और कोई भी रिसोर्स को इफिशिएंटली कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब हम उसका रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। यानी इसका मेन पर्पस यही है कि रिसोर्सेज को किस तरह से हम फिर से यूज कर पाए। की फीचर्स क्या है? सबसे पहले तो सेटअप करना है नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी अथॉरिटी। दूसरा क्या है? इट ऑल्सो प्लान्स टू टैक्स बेनिफिट ऑन रिसाइकल मटेरियल। अगर कोई कंपनी रिसाइकल्ड मटेरियल का बार बार इस्तेमाल कर रही है, रिसाइकल कर रही है अपनी मटेरियल को, तो उस कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए। फिर ग्रीन लोन दिया जा रहा है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को। उसके अलावा सॉफ्ट लोन भी दिया जा रहा है उन कंपनीज और वो इंडस्ट्रीज को जहाँ पे प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज दी जा रही है। तो इस तरह से क्या होगा कि एप्रिशिएशन होगा उन कंपनीज का जो कि ग्रीन इकोनॉमी की तरफ मूव कर रही है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यही है कि मूव टुवर्ड सर्कुलर इकोनॉमी। अब ये सर्कुलर इकोनॉमी क्या है देखते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी मीन्स efficient use of available material resources based on the principle of 6R and green public procurement. 6R stand for reduce, recycle, reuse, redesign, remanufacture and refurbish. ठीक है, यहाँ पे 6R को ही मैंने बताया है। रीडिज़ाइन दो बार मैंने लिख दिया है, बस आप उसको ध्यान में रखिएगा। 6R का यहाँ पे मतलब है रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रीमैन्युफैक्चर एंड फॉर्मिश। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी मीन्स एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल मटेरियल रिसोर्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 6R एंड ग्रीन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट। तो सर्कुलर इकोनॉमी का सिंपल मतलब यही हो रहा है कि इफिशिएंट यूज करना है अवेलेबल रिसोर्सेज का। इसके अंतर्गत 6R आते हैं। 6R क्या है वो आपको पता होना चाहिए। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रीडिजाइन, रीमैन्युफैक्चर एंड रीफर्बिश। ग्रीन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट क्या है? ग्रीन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है प्रोक्योर प्रोडक्ट विथ लो इन्वायरमेंट फुटप्रिंट, यानी ऐसे प्रोडक्ट को प्रोक्योर करना है जिसमें कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम हो। यानी नेचुरल से सेकेंडरी रॉ मटेरियल पे हमें शिफ्ट होना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को हम बचा पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वन लाइनर की तरफ। विच स्टेट पासिस बिल मैंडेटिंग डेथ पेनाल्टी फॉर ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग को अब डेथ पेनाल्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। वो कौन सा स्टेट किया है? वो राजस्थान ने किया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है लोगों का अकॉर्डिंग टू 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 में आया है 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। आप इसका नोट तैयार कर लेना। इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताया गया है 68.7। एक क्रिएटर है जो कि चंद्रयान 2 मिशन में जब वो चांद पे जा रहे थे तो उसमें कुछ क्रिएटर्स हमें दिखे थे, तो उस एक क्रिएटर का नाम हमने इंडियन साइंटिस्ट के नाम पे रखा था। उस क्रिएटर का नाम क्या पड़ा है? मित्रा। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने क्या टारगेट रखा है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी प्रोड्यूस करने का 2022 तक? तो वो है 175 गीगावाट। ठीक है, साथ ही स्कीम काफ़ी न्यूज़ में था। ये किससे रिलेटेड है? तो ये है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने से रिलेटेड। साथ ही का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड अडॉप्टेड ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। यूएनएससी रेजुलेशन 47 काफ़ी न्यूज़ में था। ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है कश्मीर इशू से। ठीक है, कश्मीर इशू जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर डिस्प्यूट है, उसका रेजुलेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी है और उसका पार्टिकुलर नाम दिया गया है यूएनएससी रेजुलेशन 47। प्रोटोमैनिड ड्रग, ये किस बीमारी से रिलेटेड है? इसमें एक नया ड्रग आया था, एंटी टीबी ड्रग। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस ड्रग से रिलेटेड है ये। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 10 अगस्त में। क्योंकि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे बनाया गया था तो थोड़ा सा बायोफ्यूल के बारे में जानकारी हासिल करते हैं।
सबसे पहले तो याद रखिए कि बायोफ्यूल होता क्या है। कोई भी फ्यूल जो किसी ऑर्गेनिक मैटर से प्रोड्यूस होता है उसको बायोफ्यूल कहते हैं। नेशनल बायोफ्यूल को पॉलिसी के अनुसार बायोफ्यूल को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है बेसिक फ्यूल और दूसरा एडवांस फ्यूल। बेसिक बायोफ्यूल क्या है? बायो इथेनॉल, यानी जो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है फूड स्टफ से उसको कहते हैं बायो इथेनॉल। जैसे वेजिटेबल ऑयल से भी आपको बायो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा बायो डीजल, ये सारे क्या है? बेसिक फ्यूल है, बेसिक बायोफ्यूल है। एडवांस बायोफ्यूल कौन कौन है? 2G इथेनॉल। अब ये 2G इथेनॉल क्या है? वो इथेनॉल वो इथेनॉल प्रोडक्शन जो उन चीज़ों से प्रोड्यूस हो रहा है जो कि नॉन एडिबल है, जिसको खाया नहीं जा सकता, और उनसे अगर हम बायो इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कोई हार्मफुल नहीं है, क्योंकि वो इकॉनमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगर हम फूड स्टॉक को एनर्जी बनाने में यूज़ करेंगे तो क्या होगा? वो हमारी इकॉनमी पे इम्पैक्ट करेगा ना, क्योंकि फूड इनसिक्योर हो जाएगा, इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम लोग 2G इथेनॉल की तरफ मूव करते हैं और ऐसे प्रोडक्ट से इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं जिसका कोई रिलेशन नहीं होगा फूड स्टफ से, तो बहुत अच्छा होगा। वो किसी तरह से भी कभी भी फूड इनसिक्योरिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकता। उसके अलावा बायो CNG है, वो कहलाता है एडवांस बायोफ्यूल। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन काफ़ी न्यूज़ में हमेशा से है, क्योंकि 2018 से इसको बैन कर दिया गया था। और स्पेशली ये काफ़ी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बार बार इसको बैन कर दिया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में यूज़ करने के लिए। अब ये है क्या और कहाँ प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन आर मेड इन डैश एंड सेग्रीगेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इन आवर बॉडी। तो ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होता है। और ब्रेन में जो पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ये प्रोड्यूस होता है। इसको सेग्रेट कौन करता है? सेग्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये एक्चुअली ये काफ़ी ऑक्सीटॉक्सिन इज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम में, क्योंकि ये जो है वो इंड्यूस करता है डिलीवरी को और हेल्प करता है मदर को। रिसेंटली GI टैग दिया गया है धिनीगुल लॉक और गंदा गई सारीज को। ठीक है, तो GI टैग दिया गया है। GI टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब ये क्या होता है और किसके पर्पस के लिए दिया जाता है उसके पूरी ब्रीफ डिटेल हम आगे के PPT में पढ़ेंगे। अभी हम लोग ये जानते हैं कि अभी किसको दिया गया है। तो धिंदीगुल लॉक और गंधागी सारी, ये दोनों किस स्टेट को मिला है? ये दोनों ही मिला है तमिलनाडु को। तो GI टैग दिया गया है धिंदीगुल लॉक और गंधाही सारी किसको? सारी तमिलनाडु को दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। GI टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग is a name or sign given to certain product that relate to a specific geographical location. ठीक है, इट इज सर्टिफिकेशन दैट पार्टिकुलर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस थ्रू ट्रेडिशनल मेथड। ये क्या है? एक सर्टिफिकेशन है, वो दिया जाता है ताकि ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो पार्टिकुलर प्रोडक्ट उसी प्लेस में प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड से होता है। अब किस किस एरिया में दिया जाता है? तो फूड स्टफ में दिया जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में दिया जाता है, हैंडीक्राफ्ट में दिया जाता है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में दिया जाएगा। और GI टैग कौन देता है? तो इंडिया में उसकी रजिस्ट्री होती है चेन्नई में, और ये दिया जाता है WTO के द्वारा। WTO में एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रिप्स। ट्रिप्स क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो कवर करते हैं इसको। और वहाँ से WTO के पास पूरा रिकॉर्ड है GI टैग किसको किसको दिया गया है, और इंडिया में उसकी रजिस्ट्री होती है चेन्नई में। दैट्स ऑल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।